नमस्कार बच्चों, वेलकम टू योर ज्योग्राफी क्लास। आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 2। कौन सा है हमारा चैप्टर नंबर 2? आई होप जो ज़्यादा रेगुलरली पढ़ते हैं उन्होंने चैप्टर का नाम ज़रूर देख लिया होगा, क्योंकि पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था हमारा चैप्टर नंबर 1। तो आज की क्लास का हमारा टॉपिक है ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स। हम लोग चैप्टर 2 स्टार्ट कर रहे हैं भाई, तो हम पढ़ेंगे ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स के बारे में। तो हम दो चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, तो हम इसको अगर दो डिवीजन में पढ़ लें, मतलब हमारा चैप्टर हम दो पार्ट्स में डिस्कस करते हैं। एक में हम एंटायरली पढ़ेंगे अबाउट ओशंस एंड इन अदर वी विल कंप्लीटली डिस्कस अबाउट द कॉन्टिनेंट्स। तो आज की हमारे क्लास का टॉपिक क्या होना चाहिए, ओशंस या कॉन्टिनेंट्स? पहले ओशंस ले लेते हैं। सो द टॉपिक फॉर टुडेज क्लास इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशंस। ओशंस कितने हैं, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन वर्ड यहाँ पे यूज हुआ है। इफ यू विल सी ओवर हियर, डिस्ट्रीब्यूशन है तो हमारे पास टाइप्स ऑफ, या if not the types of, we have variety of the oceans। variety छोटे, बड़े, गहरे, कम गहरे, बहुत सारी varieties हो सकती हैं। So in the distribution of oceans we will discuss about the oceans and उससे related कुछ important features, उनके इंडिविजुअल फीचर्स और उनके कलेक्टिव फीचर्स एंड उसके इम्पैक्ट के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे कि ओशंस कैसे सराउंडिंग एरियाज पर अपना इम्पैक्ट छोड़ते हैं और बहुत स्ट्रांग वाला छोड़ते हैं, कैसे, वो हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास हमारे डिफाइन से। किसका डिफाइन होना चाहिए, क्योंकि टॉपिक ओशन है तो डिफाइन भी तो भाई ओशन का ही होना चाहिए। So this is the diagram of the ocean along with continents। ये कलेक्टिव इमेज है, आप देख सकते हैं, जिसमें कि जो ब्लू वाटर है, ब्लू जो है वो वाटर को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये जो व्हाइट लैंड मासेस हैं ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कॉन्टिनेंट्स को। सो व्हाट आर द ओशंस? द लार्जेस्ट वाटर बॉडीज प्रेजेंट ऑन द अर्थ आर नोन एज ओशंस। हमने लार्जेस्ट की बात क्यों की? क्योंकि देर आर वेराइटी और देर आर सेवरल टाइप्स ऑफ वाटर बॉडीज प्रेजेंट ऑन अर्थ। लाइकवाइज सी है, रिवर्स है, देन वी हैव लेक्स, वी हैव पॉन्ड्स, वी हैव अदर्स। लाइकवाइज ये तो हमने नेचुरली अकरिंग की बात की, तो मैनमेड की बात करें तो कैनाल्स आ सकते हैं, रिजर्वायर्स आ सकते हैं। तो इन सब में जो सबसे बड़ा बॉडी है वाटर का, जिसमें बहुत ज्यादा पानी प्रेजेंट है, वो है ओशनिक बॉडी या ओशंस। सो द लार्जेस्ट वाटर बॉडी इज नोन एज ओशंस। नाउ अब हमें ये तो पता है कि हमारे अर्थ जो एक प्लैनेट है उस पर लैंड एंड वाटर दोनों प्रेजेंट हैं। एंड आई होप आपको ये इमेज देखने से समझ में भी आ गया होगा कि ज्यादा अमाउंट में क्या प्रेजेंट है। अब आप बोलोगे कि नहीं हमें तो सेम लग रहा है। नो, इट इज नॉट द फैक्ट। हम ये एक मैप को स्टडी कर रहे हैं, तो ये हमारे पास फ्रंट पार्ट आया है। अगर हम यही मैप को ग्लोब पर स्टडी करें, हम इन सभी लोकेशंस को, if we will study on the globe, so what we will see that there is the distribution of oceans and continents। ये तो हमारा टॉपिक है ना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशंस। So the oceans and continents are distributed all over the earth। Likewise our earth is divided into two equal parts। क्या डिवाइड करता है उसको? लैटिट्यूड डिवाइड करता है, दैट इज द 0 डिग्री लैटिट्यूड, इक्वेटर जिसको बोलते हैं। So as equator divides earth into two equal parts, that is the northern hemisphere and the southern hemisphere, so the distribution of oceans can be discussed in the terms of कि northern hemisphere में कितने oceans हैं, कितना water bodies present हैं, एंड सदर्न ओशन में वाटर का कितना पोर्शन या कितना प्रोपोर्शन प्रेजेंट है। तो हियर इज द प्रोपोर्शन। सो वी डू हैव द 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस कवर्ड बाय वाटर, क्योंकि हम ओशंस की बात कर रहे हैं। सो 3/4 ऑफ द अर्थ, 3/4 अगर हम इसका 100 में से परसेंटेज निकालें, इट विल बी ऑलमोस्ट ऑफ 75%। तो अर्थ पर हम लोग रफली कैलकुलेट कर रहे हैं, इट इज नॉट द एग्जैक्ट थिंग और द कंफर्मेशन की नहीं भी 75% ही है। सो ऑन द प्लैनेट अर्थ 75% इज द presence of water and rest of the 25% out of 100 is the presence of land। तो धरती पर 75% पानी है और 25% क्या है? लैंड है। अब उस 75% में से भी मेजोरिटी पार्ट किस में है? ओशंस में कवर्ड हो रहा है।
सो दैट इज वाई, क्योंकि अर्थ पर 3/4 दैट इज 75% वाटर प्रेजेंट है, इसकी वजह से अर्थ को क्या कहा जाता है, ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है। अर्थ इज नोन एज ब्लू प्लैनेट। जस्ट नॉट टू कंसिडर कि यहाँ पे वाटर ज्यादा है, एक्चुअली ब्लू प्लैनेट नाम पड़ा है अर्थ के एरियल व्यू से। एरियल व्यू, द इमेज और द पिक्चर टेकन फ्रॉम द स्पेस, वहां से जो पिक्चर्स क्लिक पहले भी होते आए हैं, अभी भी हो रहे हैं फॉर वेरियस कंसर्न्स। तो जो स्पेस से हमारा एयर व्यू या एरियल व्यू क्लिक हुआ है अर्थ का, हमारे अर्थ प्लैनेट का, तो वो हमें रिफ्लेक्ट करता है ज्यादा ब्लू कलर। तो ब्लू कलर जो है किस वजह से है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वाटर, इस वजह से अर्थ को कहते हैं ब्लू प्लैनेट। अब जैसे कि 3/4 तो क्या है अर्थ पर, वाटर है, तो बाकी का कितना बचा, बाकी का हमारे पास लैंड बचा ना, तो 1/4 surface of the earth is covered by land। तो धरती पर जो 25% का जगह बच जाता है वो किसने ऑक्यूपाई किया हुआ है, लैंड्स ने, लैंड masses ने। लैंड कैन बी अ स्मॉल पीस of the land itself or the surface of the rocks and sand, मिट्टी का और रॉक का या रॉकी टेरेन, रॉकी सरफेस हो सकता है लैंड, जो कि है क्रस्ट के ऊपर पाई जाने वाली चीज, नॉट द चीज। What is land? Land is comprising the rocks in soil and it is found on the surface of the earth, upper surface of the earth. तो ये हमारा लैंड का डिफाइन। नाउ लैंड कैन बी अ स्मॉल पीस, एंड इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द कलेक्टिव लैंड दैट इज प्रेजेंट ऑन द अर्थ, तो उसके लिए टर्म यूज हो जाता है लैंड मासेस, और इंडिविजुअल लैंड मासेस को हम कहते हैं कॉन्टिनेंट्स। ठीक है, सो 1/4 ऑफ द अर्थ सर्फेस इज कवर्ड बाय लैंड। ये जो आप कलरफुल रिप्रेजेंटेशन देख रहे हैं कॉन्टिनेंट्स का, 1 2 3 4 5 6 and the 7th one. So we do have 7 continents collectively, and अगर हम अपने oceans की बात करें तो यहाँ पे आपको individually 5 names are visible, 1 2 3 4 and 5 names. Of course we will discuss, but for the prior information there are 5 oceans present on the surface of the earth, and there are 7 continents present on the surface of the earth. Good enough? Let's move ahead. Let's move ahead. A large body of land is called landmass. कहा था ना, a land can be a small body, a small piece, then a small body, a small piece, body in the terms of we are talking about an area. So a large body of land is called landmass, and a large continuous landmass is known as or is called as continent. लैंड से लैंड मास, लैंड मासेस को हम कॉन्टिनेंट भी रेफर करते हैं। मूविंग फर्दर, वी डू हैव द रोल ऑफ ओशियंस एंड कॉन्टिनेंट्स। हम कलेक्टिवली भी इसको डिस्कस कर सकते हैं, इंडिविजुअली भी डिस्कस कर सकते हैं। अब ओशियंस एंड कॉन्टिनेंट्स, दे डू प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द लाइफ ऑफ 3 इंडिविजुअल्स, दैट इज प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन लाइफ। अब आप कहोगे कि प्लांट्स ऐसा लग गया तो इंडिविजुअल कैसे रहा, भाई पेड़ पौधे तो एक ही कैटेगरी के कंसिडर होते हैं, जानवर एनिमल्स में आते हैं और इंसान ह्यूमंस में आते हैं। तो अब इसमें ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स का क्या कंट्रीब्यूशन है, एक्चुअली है तो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन आता है इसका क्लाइमेट में। सो द ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स एंड पर्टिकुलरली ओशंस प्ले अ वाइटल रोल इन शेपिंग द क्लाइमेट ऑफ द अर्थ। कैसे? वाटर बॉडी में क्या है, वाटर है भाई। अब वाटर इवेपोरेट होगा, आप छोटी क्लासेस से, प्राइमरी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं ना, इवेपोरेशन का, कंडेंसेशन का, फिर प्रेसिपिटेशन का प्रोसेस। इवेपोरेशन क्या है, ड्यू टू एक्सेसिव हीट दैट इज रिसीव्ड बाय द अर्थ, द वाटर गेट्स इवेपोरेटेड, पानी भाप बन के उड़ जाता है। अब भाप बन के उड़ रहा है, इवेपोरेट हो रहा है, तो कौन सा प्रोसेस टेक प्लेस कर रहा है ऊपर, द कंडेंसेशन प्रोसेस। क्लाउड फॉर्म हो रही है, पानी भाप बन के उड़ा तो ऊपर जाके, क्योंकि नीचे गर्मी ज्यादा है, ऊपर की लेयर्स में एटमॉस्फेयर की गर्मी कम है, तो वहां जाके क्या हो रहा है, क्लाउड्स कंडेंस हो रहे हैं, क्लाउड्स का फॉर्मेशन हो रहा है। फाइनली क्लाउड जब तक पानी होल्ड कर सकते हैं वो करते हैं, बाद में वो क्या है, बारिश कर देते हैं। जैसे कि अगर आप एक ग्लास में धीरे धीरे पानी ऐड ऑन करते जाएंगे तो वेपोरेट होके क्लाउड में पानी जा रहा है बार बार। अब जब ग्लास फुल हो जाएगा तो क्या होगा, पानी साइड में बिखरेगा, तो दैट इज द प्रोसेस ऑफ प्रेसिपिटेशन।
तो क्लाइमेट में क्या आता है भाई? क्लाइमेट में हमारा प्रेसिपिटेशन भी आता है, हमारा जो सन का इफेक्ट है वो भी आता है. सो देयर आर वेरियस थिंग्स. बट पर्टिकुलर जो कंसर्न है वो है रेनफॉल का यहाँ पे, क्योंकि पानी के बिना लाइफ इज नॉट पॉसिबल. अब ओशंस में भी पानी है, बट दैट इज salty water. The majority water of, we can say that the water present in the oceans and sea, that is salty. वो खारा पानी है, नमक का पानी. अब नमक कहाँ से आया? Again there are various reasons for that. एक रीजन हमने अभी डिस्कस किया, वो क्या है? इवेपोरेशन वाला पानी भाप बन के उड़ता है हीट की वजह से. सो वन ऑफ द रीजन इज दैट. ठीक है. नाउ टॉकिंग अबाउट द कलेक्टिव रोल ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस. तो ओशंस में भी एनिमल्स हैं, ओशंस में भी प्लांट्स हैं, और ओशंस ह्यूमंस को क्या दे रहे हैं? दे डू प्रोवाइड फूड ऑल्सो, मिनरल्स ऑल्सो, मेडिसिन ऑल्सो. सो इम्पैक्ट हो रहा है ना प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमंस पे. अब कॉन्टिनेंट्स क्या कर रहे हैं? दे डू प्रोवाइड, कॉन्टिनेंट्स दे डू प्रोवाइड अ प्लेस टू रिसाइड ऑन टू. जैसे जंगल हैं, जंगलों में पेड़ पौधे हैं. ऑल्दो ऑल ओवर द अर्थ वेरेवर लैंड मासेस आर, वहां पे पेड़ पौधे हैं, प्लांट्स आर देयर. एंड विद इन द फॉरेस्ट एनिमल्स आर लिविंग, बर्ड्स आर सर्वाइविंग ऑन कॉन्टिनेंट्स. घोंसला कहाँ बनाएगी चिड़िया? पानी के अंदर? नो ना. तो उसके लिए प्लांट्स होना जरूरी है. Humans, of course, humans are settled on the earth, on the continent itself. So अगर हम इस रोल को और डिटेल में डिस्कस करें, आई थिंक दिस क्लास इज नॉट सफिशिएंट फॉर दैट. हमें 2-3 क्लासेस और लग जाएंगी. बट इन शॉर्ट, रोल ऑफ ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स is very important on three of them. Three of them are living organisms. ठीक है. And collectively they help in shaping the climate of the earth. अब जहां पर oceans landmass के साथ हैं, मतलब let me give you this example. These are the continents and this area particularly, this is the water body. Now the places near to the water bodies, जो जगह पानी की लोकेशन के या पानी की अवेलेबिलिटी के पास होती हैं, वहां का मौसम कैसा रहता है? ह्यूमिड रहता है. इट इज नॉट एक्सट्रीमली ड्राई, क्योंकि व्हेनेवर हीट इंक्रीजेस, झट से पानी का वेपोरेशन हो जाता है, क्लाउड फॉर्मेशन और बारिश आ जाती है. तो जो इलाके, जो एरियाज, द रीजन्स दैट आर क्लोजर टू द वाटर बॉडी, द क्लाइमेट ऑफ दैट रीजन पर्टिकुलरली रिमेन्स ह्यूमिड, और वहां पे रेनफॉल भी ज्यादा होती है. एंड द रीजन्स दैट आर फार अहेड, डीपर, कॉन्टिनेंट्स का सेंट्रल पार्ट अगर हम कहें, तो दैट विल बी द गुड एग्जाम्पल. तो कॉन्टिनेंट का जो सेंटर पार्ट है, दैट इज अवे फ्रॉम द वाटर बॉडी. वहां पे क्या होगा? एक्सट्रीम टेम्परेचर होगा, या तो एक्सट्रीम सर्दी होगी, एक्सट्रीम गर्मी होगी. तो हो गया ना क्लाइमेट इफेक्ट इससे, जो हमने पॉइंट अभी अभी यहाँ डिस्कस किया था, क्लाइमेट को इफेक्ट करने वाला. सो इस तरीके से एलैबोरेटिव स्टडी हो सकती है दैट हाउ ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स plays a vital role in the life of all the living organism. और all the living organism कितने हैं? 3. Plants, animals and humans. ठीक है. Now related to that we do have important information, क्योंकि हम oceans की बात कर रहे हैं, water bodies की बात कर रहे हैं. तो अगर आपको पता हो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, इंडिया की जो फोर्सेस हैं, particularly they are 3, majorly present in almost every part of the world. जल सेना, थल सेना, वायु सेना हिंदी में बोलते हैं. अदरवाइज आर्मी दैट वर्क्स ऑन लैंड, एयरफोर्स दैट वर्क्स इन एयर, एंड नेवी. थर्ड वाला कौन सा है? नेवी. नेवी जो वाटर में सिचुएटेड रहती है, वाटर में वाटर बॉडीज को प्रोटेक्ट करती है. एंड वट एवर कॉन्टिनेंट्स और वट एवर नेशंस डू हैव देयर बॉर्डर लिंक्ड विद द वाटर बॉडीज, जो भी कॉन्टिनेंट्स या जो भी दुनिया के रीजन है वाटर बॉडी से लगे हुए हैं, they do, वो क्या करते हैं? they do have an individual navy, जो कि उनके वाटर बॉडीज को, वाटर बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट करती हैं. तो यहाँ पे हम नेवी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट डिस्कस कर रहे हैं इन द टर्म्स ऑफ ओशन. ऑल्दो ये तो इम्पोर्टेंस है ही कि आर्मी की तरह, जैसे आर्मी लैंड पर प्रोटेक्ट करती है बॉर्डर्स को, वैसे ही नेवी वाटर में प्रोटेक्ट करती है किसी भी नेशन की बॉर्डर को. ठीक है. नाउ एम्बलम ऑफ इंडियन नेवी, ये इंडियन नेवी का एम्बलम है, सिंबल है, चिन्ह जिसको बोलते हैं, निशान जिसको बोलते हैं. जैसे कि आप कैप पर भी देख सकते हैं, दीज आर द सिंबल्स यूज्ड इन द
नेवी पर्सन्स यूनिफॉर्म्स, तो इनका एक मोटो है, मोटो नारा, दैट इज सम नो वरुणा। तो यहाँ पे जो वरुणा वर्ड यूज हुआ है, हालांकि देर इज द मीनिंग फॉर द एंटायर मोटो सम नो वरुणा, दैट इज बी ऑस्पिशियस टू अस, बट लास्ट में किसको रेफर किया गया है? वरुणा को। तो वरुणा यहाँ पर एक भगवान है जिनको एड्रेस किया गया, भगवान है नहीं, they are actually to be considered as a deity, Hindu deity Varuna, and who is considered, हम वरुणा भगवान की या वरुण देव की पूजा क्यों करते हैं? इट इज टू बी कंसिडर्ड कि ये स्काई और वाटर, ओशन से पर्टिकुलरली रिलेट करते हैं। सो वरुणा इज अ वैदिक डाइटी, वैदिक डाइटी, वैदिक पीरियड में जो देवी देवताओं का हमने देवर इंट्रोड्यूस, तो पानी के देवता के रूप में वरुण देवता की हमने उपासना की थी। तो सो वी डू वर्शिप वरुणा एज द वाटर डाइटी। सो हमारी नेवी भी ऐसे ही वरुणा देवता को रिस्पेक्ट करती है। यहाँ पे ऑस्पिशियस जो वर्ड यूज हुआ है, ऑस्पिशियस का मतलब यहाँ पे फेवरेबल, कि जब भी वो किसी टास्क पर निकलते हैं, नेवी के जो पर्सन्स हैं, दे डू worship to Varuna, कि he should be favorable to us, sky and water should be favorable to us। बहुत ज्यादा बारिश, it can affect the duties of the navy likewise। इसके आगे चलते हैं, distribution of oceans and continents। although we have discussed कि चलो भाई 5 oceans होते हैं, 7 continents होते हैं, but we should know that on the earth or in which part of the earth there is the majority of land mass and where exactly is the majority of water body, या कुल मिलाकर डिस्ट्रीब्यूटेड कैसे हैं। जैसे कि हमने बात की थी इक्वेटर की, इक्वेटर अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, तो नदर्न एंड सदर्न। तो अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि नदर्न एंड सदर्न में लैंड मासेस और वाटर बॉडी का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। सो दिस इज क्वाइट विजिबल थ्रू दीज 2 इमेजेस। ये है हमारा नदर्न हेमिस्फेयर एंड ये है हमारा सदर्न हेमिस्फेयर, एंड दिस इज द 0 डिग्री latitude, that is equator। so what can you see, what can you observe from there? northern hemisphere या southern hemisphere, किसमें ज्यादा land masses हैं? so northern hemisphere comprises majority land masses or continents present on the earth। हमारा जो नॉर्थ अमेरिका आ जाता है, we do have the अफ्रीका, अफ्रीका हमारा हाफ सदर्न में आता है, हाफ नदर्न में आता है। यूरोप एंड एशिया entirely comes in the northern hemisphere itself। तो सदर्न के लिए हमारे पास we have major part of South America, we have Australia completely in southern hemisphere। तो इस तरीके से हम डिस्कस करें तो मेजर पार्ट जो है कॉन्टिनेंट्स का वो आ जाता है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, और मेजर पार्ट्स वाटर बॉडी का जो आ जाता है सदर्न हेमिस्फेयर में। सो दैट इज व्हाट इज स्टेटेड कि देयर इज अ अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लैंड and water, that is ocean and continents in the northern and southern hemisphere। I hope this point is clear with the help of this image। Let's move ahead। Then oceans की बात हो गई है, उनके डिविजन की बात हो गई है, डिस्ट्रीब्यूशन की भी बात हो गई है कि नॉर्दर्न में भाई कॉन्टिनेंट ज्यादा है, सदर्न में ओशन ज्यादा है। बट आपको एक फैक्ट पता होना चाहिए कि 5 जो हमारे मेजर ओशंस ऑफ द वर्ल्ड हैं, ये एक दूसरे से अलग नहीं है, ये इंटरकनेक्टेड है। कैसे? लुक ऑन टू दिस इमेज। अब आप देख सकते हैं यहाँ से भी पैसेज है, यहाँ से भी कनेक्टेड है। ये तो है मैप रिप्रेजेंटेशन। एज आई सेड, अगर आपके पास घर पे ग्लोब है तो यू आर द लकी वन एट दिस मोमेंट, क्योंकि आप ग्लोब को निकाल कर वीडियो पॉज करके अभी भी चेक कर सकते हैं कि भाई ग्लोब का जो रिप्रेजेंटेशन है वहां पे कॉन्टिनेंट्स एंड जो ओशंस हैं वो कैसे रिप्रेजेंट हो रहे हैं। सो देर इज द वाटर एट द बैक साइड ऑफ दिस एग्जैक्ट इमेज। अगर हम ग्लोब का रिप्रेजेंटेशन देखें, ठीक है, फिर यहाँ से भी वाटर की कनेक्टिविटी है, एज यू कैन सी। देन देर इज द कनेक्टिविटी, देन देर इज द कनेक्टिविटी, कहीं से भी कंसिडर कर लो। तो हुए ना ये 5 ओशंस कनेक्टेड। पैसिफिक सदर्न एंड आर्कटिक से कनेक्टेड है, आर्कटिक सदर्न अटलांटिक से कनेक्टेड है, अगेन आर्कटिक एंड सदर्न आर कनेक्टेड विद द इंडियन ओशन इटसेल्फ। सो ऑल दीज 5 मेजर वाटर बॉडीज नोन एज 5 ओशंस ऑफ द वर्ल्ड, they are interconnected। so this question can come ki whether the major oceans या oceans of the world are connected or they're separated from one another। so they are connected with one another, but हाँ, अब ऐसा नहीं है, अब आप बोलोगे कि इसके नाम इंडिविजुअली क्यों दिए हुए हैं,
So this is the point over here that I want to discuss. ये सारे इंटरकनेक्टेड हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, बट इनकी भी टेरिटरी है, borders are there. Likewise, if you consider the border for the Indian Ocean, so let me clear the board for you at first, otherwise you will get confused. तो ये हो गया हमारा बोर्ड क्लियर. अब आप देखिए कि जो हमारा इंडियन ओशन का जो पर्टिकुलर बाउंड्री है, दैट इज दिस मच. ठीक है. अब इधर है, इधर भी पैसिफिक ओशन है, ये भी पैसिफिक ओशन है. नाउ अगेन योर क्वेरी मस्ट बी, दोनों तरफ पैसिफिक कैसे है जबकि पैसिफिक एक है? अरे भाई, आई हैव रिपीटेड मल्टीपल टाइम्स टिल नाउ इन टुडेज क्लास की दिस इज द मैप रिप्रेजेंटेशन. अगर आप ग्लोब पे देखोगे तो एक लार्जेस्ट वाटर बॉडी फाउंड आउट होगी आपको, यू विल रिकॉग्नाइज दैट इज पैसिफिक ओशन. इट मींस Pacific Ocean is the largest ocean present on the surface of the earth. तो उस हिसाब से ये लेफ्ट है, ये राइट है, ईस्ट है, वेस्ट है, दोनों में, क्योंकि ग्लोब का पूरा हिस्सा यूं कवर हो रहा है तो हो गया ना दोनों तरफ पैसिफिक, क्योंकि पीछे सबसे बड़ा ओशन है. इस इमेज के अगर एग्जैक्टली बैक साइड आप कंसिडर करें, सो देयर इज द लार्जेस्ट वाटर बॉडी. सो दे आर इंटरकनेक्टेड बट दे हैव देयर बॉर्डर्स. जैसे अटलांटिक टू बी कंसिडर्ड टिल हियर, उसके ऊपर आर्कटिक है, नीचे सदर्न है, दोनों साइड में पैसिफिक है. दिस इंटरनल, दिस इज द बाउंड्री और बॉर्डर ऑफ अटलांटिक ओशन. सो ऑल द ओशंस आर इंटरकनेक्टेड बट दे हैव देयर इंडिविजुअल बॉर्डर्स. गुड. नाउ मोस्ट ऑफ द वाटर अवेलेबल, जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक स्टेटमेंट दिया था, that the water available in oceans and sea water is salty and unfit. ओशंस का और सी का पानी जो है ज्यादातर क्या है? सॉल्टी है, खारा है, उसमें सॉल्ट बहुत ज्यादा है, नमक वाला पानी है. अब नमक ज्यादा है तो हमारी बॉडी के लिए भी इट इज नॉट गुड, बिकॉज एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड. यही कहा जाता है कि बच्चों कुछ भी ज्यादा नहीं खाना चाहिए, ज्यादा टीवी नहीं देखना चाहिए, ज्यादा मोबाइल नहीं देखना चाहिए. दीज आर द कॉमन फ्रेजेस नाउअडेज पेरेंट्स जो अपने बच्चों को बोलते हैं. ऑल्दो आई एम नॉट सेइंग दैट ओवर हियर, क्योंकि उसके लिए आपके पेरेंट्स ऑलरेडी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं. My concern is to explain the meaning of salty and unfit for consumption. कि हम ज्यादा नमक वाला पानी कंज्यूम करेंगे तो क्या होगा? हमारे इंटरनल ऑर्गन्स दे विल स्टार्ट डिटीरियोरेटिंग, गलने सड़ने लग जाएंगे. दिस इज व्हाट द रोल ऑफ सॉल्ट इज. सब्जी में नमक क्यों डालते हैं? सब्जी में नमक इसीलिए डाला जाता है कि सब्जी जल्दी से गल जाए, गलना सड़ना नहीं, जल्दी से पक जाए. सो दैट इज द केस. अब ज्यादा पानी किस में अवेलेबल है? ओशंस एंड सीज में, उसका पानी भी सॉल्टी है, तो इसका मतलब हमारे पास ज्यादा पानी नहीं है कंज्यूम करने के लिए. एंड रफली ऐसा कहा जाता है कि 97% ऑफ द वाटर प्रेजेंट ऑन द अर्थ इज अनफिट फॉर यूज, क्योंकि वो सॉल्टी है. तो अब हमारे पास क्या बचा? सिर्फ 3%. डोंट वरी, ये 3% सारा हम कंज्यूम नहीं कर सकते. क्यों? उसका भी रीजन है, क्योंकि इसमें से कुछ परसेंट तो ग्राउंड वाटर है. ग्राउंड वाटर हर एक जगह पे एक्सट्रैक्ट नहीं हो सकता है, क्योंकि इसका लेवल भी होना चाहिए एक्सट्रैक्ट करने के लिए. अब धरती के अंदर 500 फीट गहरा गड्ढा तो नहीं खोद सकते, ना उसमें पाइपलाइन डाली जा सकती, ऑल्दो एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर, बट जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल. तो इस 3% में से भी जो कंज्यूमेबल है वो सिर्फ 1% है, क्योंकि वो हमें फ्रेश वाटर सोर्सेज से मिलता है. फ्रेश वाटर सोर्सेज, रिवर्स, ग्लेशियर्स, रेनफॉल. आई बात समझ में? सो एज हमारे पास एग्जाम्पल्स भी हैं. फ्रेश वाटर इज प्रेजेंट इन वेरी स्मॉल प्रोपोर्शन. ये वेरी स्मॉल ही तो है एज कंपेयर टू 100%. नाउ इट इज अवेलेबल इन ग्लेशियर्स, रिवर्स, लेक्स, और ये एटमॉस्फेयर में भी पानी है. बारिश बोला ना अभी, प्रेसिपिटेशन. सो प्रेसिपिटेशन टेक्स प्लेस इन वन ऑफ द लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर. अब आप बोलोगे कि एटमॉस्फेयर की भी लेयर्स होती हैं. ऑफ कोर्स होती हैं, वी विल डिस्कस. एंड आपके 7th ग्रेड में तो प्रॉपरली डिस्कशन है इस चीज का. ग्राउंड वाटर में भी हमारा फ्रेश वाटर स्टोर्ड होता है. कैसे? क्योंकि धरती के नीचे क्या है? पत्थर हैं, पत्थर भी हैं, मिट्टी भी हैं. तो कहीं पे सॉफ्ट पत्थर हैं, कहीं पे हार्ड पत्थर हैं. तो उसमें से पानी रिसता हुआ, छनता हुआ, इट गेट स्टोर्ड. जहाँ पे भी कोई गहरा गड्ढा मिल जाता है वहां पे जाके फ्रेश वाटर स्टोर हो जाता है, जहां से हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं पाइपलाइन के थ्रू. गॉट दैट? तो हमारे पास जो 1% पानी है या फ्रेश वाटर के जो मेजर रिसोर्सेज हैं वो है ये. इसी वजह से कहा जाता है कि भाई पानी कम है धरती पर, हिसाब से यूज करो. सो
Hence there is water scarcity. Scarcity पानी की तंगी है या वाटर क्राइसिस है, और ऐसा कहा भी जाता है कि अगला वर्ल्ड वॉर हुआ तो पानी की वजह से होगा. अब आई डोंट नो कितना ट्रूथ है उसमें, बट द स्टेटमेंट इज हैविंग फैक्ट. ओशंस की हमने बात की, 5 तरीके के ओशंस की बात की, बट हमने सिर्फ उसमें कंसिडर करते हुए क्या, लार्जेस्ट टर्म कंसिडर करते हुए हमने सिर्फ एक ओशन को डिस्कस किया कि पैसिफिक ओशन इज द लार्जेस्ट ओशन प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. उसके बाद के 4 कहाँ पे, तो दिस इज द इमेज टू गिव यू द इंफॉर्मेशन अबाउट द नंबरिंग और द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट ओशंस. सो दिस इज दैट. लार्जेस्ट ओशन है हमारा पैसिफिक ओशन, नंबर 1. देन वी हैव सेकंड लार्जेस्ट अटलांटिक. अटलांटिक कहाँ पे है, बीच में, नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका के बीच में. मैंने एस शेप बनाया था ना अभी थोड़ी देर पहले. दैट इज इंडियन ओशन. इट लाइज बीनीथ, इंडिया के नीचे इंडियन ओशन है. देन वी हैव द फोर्थ ओशन सदर्न, जिसको कि पहले अंटार्कटिक ओशन भी बोलते थे. सो इट लाइज इन द सदर्न हेमिस्फीयर कंप्लीटली. देन सबसे छोटा है आर्कटिक ओशन, जो कि है अर्थ के एक्सट्रीम नदर्न हेमिस्फीयर में सिचुएटेड, ऑलमोस्ट ऑन द पोल्स. तो आर्कटिक एंड सदर्न हमारे पोल्स के करीब हैं. So this is the, not the chart, but this is the information related to the largest ocean, second largest, third largest, fourth largest and the fifth largest ocean present on the earth surface. ये जीके के क्वेश्चंस में भी आता है. अब आप जब बड़े हो जाओगे तो कुछ कंपटीशन के एग्जाम्स भी दोगे, यही आईएएस आईपीएस बनने के लिए. अब बाकी भी पोस्ट हैं, बट मैंने आईएएस आईपीएस इसीलिए कहा क्योंकि ज्यादा आजकल आप लोगों ने सुना होगा. सो ठीक है. नाउ अगेन वी हैव an important information related to the oceans itself, क्योंकि हमारा टॉपिक ही ओशंस चल रहा है. So we have the Indian Ocean और उसकी लिमिट. रिमेंबर बाउंड्रीज की हम लोग बात कर रहे थे, इंडियन ओशन की भी बना के बताई थी, अटलांटिक ओशन की भी. सो हेयर इज द एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द लिमिट्स ऑफ द इंडियन ओशन. इंडियन ओशन का बॉर्डर. सो इट इज सराउंडेड बाय द लैंड मासेस एंड वाटर बॉडीज इटसेल्फ. तो नीचे का ये जो एरिया है, ये तो है हमारा कौन सा ओशन, सदर्न ओशन. नाउ इन बिटवीन अफ्रीका कॉन्टिनेंट, एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया, ये जो पार्ट आप ब्लू देख रहे हो, कंसिडर कर रहे हो, दिस इज द एक्सटेंशन, दिस इज द लिमिट ऑफ द इंडियन ओशन और बॉर्डर्स ऑफ द इंडियन ओशन. सो हमारा जो इंडियन ओशन का लिमिट है, इट इज ऑल्सो गिवन एज द डायरेक्शन वाइज. In the north, it is surrounded by Asia. West में अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, ईस्ट में ऑस्ट्रेलिया, साउथ में सदर्न. एग्जैक्टली जो मैंने बताया, वेस्ट में अफ्रीका है, नॉर्थ में एशिया है, ईस्ट में ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ में क्या है, सदर्न ओशन. अब हम एशिया की बात कर रही हैं, बाकी कॉन्टिनेंट्स की बात कर रहे हैं, तो हम इंडिया को भी अगर पढ़ लें, क्योंकि इंडियन ओशन की बात हो रही है. एंड हमारा जो इंडिया का मेन लैंड है, इट इज एक्सटेंडेड टूवर्ड्स द इंडियन ओशन. मतलब ये जो आप सदर्न पार्ट देख रहे हो इंडिया का, ये ब्लू पार्ट है साइड में. सो द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज एक्सटेंडेड विद इन द इंडियन ओशन. ये बाहर की तरफ निकला हुआ है मेन कॉन्टिनेंट से. कौन से ओशन में, इंडियन ओशन में. तो दिस मेन लैंड इज डिवाइडिंग इंडियन ओशंस अ बिग पार्ट इन 2 सीज और 2 वाटर बॉडीज. तो इंडिया के वेस्ट में है अरेबियन सी और इंडिया के ईस्ट में है बे ऑफ बंगाल. थिंग टू रिमेंबर, same is mentioned over here, that on either side of India there are 2 parts of the Indian Ocean. West में है Arabian Sea, east में है Bay of Bengal, that I have just shown. Now this was all about the oceans overall introduction upside से. But oceans के अंदर क्या है, अब आप कहोगे पानी. पानी तो है, पानी के अंदर भी लाइफ है. So there is life in the terms of, no, humans are not living inside the water body, but हम बात कर रहे हैं यहाँ पे plants and animals की. So we do have marine life. Marine life, the life that exists in water body, and majorly we are talking about oceans. Oceans या seas. तो वहाँ पे क्या पाए जाते हैं, flora and fauna. So flora is the geographical term used for plants and fauna is the geographical term used for animals. इसका define पढ़ ले और easy हो जाएगा हमारे लिए. So what is marine? So related, marine is a word that is used whenever we are talking about a thing that is related to or found in the oceans or seas. तो sea and ocean में पाए जाने वाली किसी चीज के बारे में हम डिस्कस करते हैं तो वो कहलाती है marine.
बट अब वो चीजें कौन सी हैं, तो फ्लोरा एंड फौना. सो द प्लांट लाइफ ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन और अ पीरियड ऑफ टाइम इज नोन एज फ्लोरा एंड फौना. वाटर बॉडी में भी हैं, दे आर ऑल्सो प्रेजेंट ऑन द कॉन्टिनेंट्स. क्योंकि जोग्राफिकल टर्म है किस चीज का, प्लांट्स का, फ्लोरा एंड एनिमल्स का, फौना. तो प्लांट्स एंड एनिमल्स आर प्रेजेंट ऑन द कॉन्टिनेंट्स ऑल्सो एंड इनसाइड द वाटर ऑल्सो. सो the plant life of a particular region known as flora and the animal life of a particular region is known as fauna. I hope abhi samajh mein aa gaya. So now we can discuss this. Oceans are rich source of, rich पैसे वाला नहीं भाई, abundance है यहाँ पे, ना खत्म होने वाला खजाना है किस चीज का, डाइवर्सिटी. डाइवर्सिटी मतलब वैरायटी. किस चीज की है, मरीन लाइफ एंड एनिमल स्पीसीज. तो ओशंस में भी वैरायटी ऑफ वेजिटेशन है एंड वैरायटी ऑफ एनिमल्स हैं, सी क्रिएचर्स वी आर टॉकिंग अबाउट. सो मरीन फ्लोरा में कौन कौन सी वैरायटी है हमने एंटायरली यहाँ पे डिस्कस नहीं करना है, सो वी विल डिस्कस इन शॉर्ट. तो मरीन फ्लोरा इंक्लूड्स टाइनी प्लांट्स, छोटे छोटे प्लांट्स हैं जिनको फाइटोप्लैंक्टन्स भी बोल देते हैं. दे आर कंज्यूम्ड बाय द फिशेस फाउंड इन द ओशंस एंड सीज, जैसे कि एल्गे हुआ. Then all kinds of seaweeds, samudri घासपूस to be grown in there. Likewise, you can see in this image these colors are of algae and the seaweeds that is grown in the oceans or sea bodies. अब fauna में क्या है, thousands of species of colorful fishes होती हैं, red, pink, yellow. अब just नाम बोलो. Nature has created wonders for us. डॉल्फिन्स भी हैं, वेल्स हैं, डीप सी क्रिएचर्स भी हैं. डीप सी क्रिएचर्स में हमारे पास शार्क्स भी हैं, ऑक्टोपस भी हैं, स्टार फिश हैं. सो देयर इज अबंडेंस, थाउजेंड्स हमारे यहाँ पे पहले वर्ड यूज हो चुका है. सो दिस इज द इंट्रोडक्शन अबाउट द मरीन लाइफ दैट इज प्रेजेंट इन द ओशन, क्योंकि मरीन ही रिलेट करता है सीज एंड ओशन से. ठीक है, अब बात कर रहे हैं ओशन से रिलेटेड डिजास्टर्स की. हमने ओशन के फीचर्स की बात की, उसके रोल या इम्पैक्ट की बात की लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे. हाउ डज इट अफेक्ट्स द लाइफ इन द टर्म्स ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमंस. अब बात कर रहे हैं ओशन से रिलेटेड डिजास्टर्स की, क्योंकि एवरीथिंग हैज इट्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट्स. तो पॉजिटिविटी तो हमने बहुत सारी डिस्कस कर ली, नेगेटिविटी का भी हमें पता होना चाहिए. अब ओशन से डिजास्टर रिलेट करता है, आप बोलोगे कि हाँ टाइटैनिक दैट sank ना, अ ह्यूज शिप, ऐसा कंसिडर होता है कि अब तक का वो लार्जेस्ट शिप बना था and it sunk. Again, nature was responsible. अब मूवी तो मुझे यहाँ दिखानी नहीं है, so just an hint, might be you have heard about the name of that ship. and ऐसा नहीं है उसके अलावा कोई और शिप नहीं डूबता. ओशंस में भी एक्सीडेंट्स होते हैं. ships do met accidents within the oceans. They can collide with iceberg, they can collide with other ships due to some climatic conditions. तो बात करते हैं ओशंस एंड डिजास्टर्स की in detail a bit. So oceans are responsible for cloud formation. मैंने बताया था ना, किसमें रोल की बात की थी हमने ओशंस की, इसमें क्या बताया था कि वाटर बॉडी से evaporation प्रोसेस, फिर कंडेंसेशन प्रोसेस और प्रेसिपिटेशन प्रोसेस होता है. सो वाटर बॉडी है, हीट से पानी evaporate होगा, क्लाउड फॉर्म होंगे एंड फाइनली इट रेन्स. अब रेन की ही बात हो रही है तो हम मॉनसून रेन को स्किप नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि इट और दिस काइंड ऑफ रेन अकर्स इन इंडिया स्पेसिफिकली. हम इंडियंस हैं तो इंडिया से रिलेटेड जो हमारे ओशंस के डिजास्टर्स या बेनिफिट्स हैं वो तो हमें डिस्कस करने हैं. तो नाउ थ्रू द इंडियन ओशन वेट ह्यूमिड एयर और विंड पर्टिकुलरली, क्योंकि एयर तो वी कैन ब्रीथ इट बट वी कांट फील इट. विंड जो है हम फील कर सकते हैं, क्योंकि विंड क्या है, द ब्लोइंग एयर, चलती हुई हवा, दैट इज विंड. सो इंडियन ओशन की तरफ से जो हवाएं आती हैं व्हेन दे एंटर इंडिया, दैट इज अ सब कॉन्टिनेंट. सब कॉन्टिनेंट क्योंकि हमारे मेन कॉन्टिनेंट एशिया का हिस्सा है. हिस्सा क्यों है? क्योंकि ये इंडियन ओशन की तरफ बाहर की तरफ निकला हुआ है, एक हिस्सा निकला हुआ है. सो इंडिया को इंडियन सब कॉन्टिनेंट भी कहते हैं. जस्ट थिंग टू रिमेम्बर. ठीक है, तो हम बात कर रहे थे मॉनसून की. तो व्हेन द रेन बेयरिंग विंड्स या जो वाटर बॉडीज की तरफ से हवाएं शुरू होती हैं और लैंड मास की तरफ आती हैं, वो हमेशा बारिश लेके आती हैं. तो इंडियन ओशन से जो हवाएं इंडिया में बारिश लाती हैं वो कहलाती हैं मॉनसून विंड्स, और जो बारिश आती है उसको कहते हैं मॉनसून रेन. सो इट इज वेरी गुड फॉर द
ऑल द पीपल ऑफ इंडिया, चाहे हम एग्रीकल्चर की बात करें, चाहे हम किसी भी अदर फीचर की बात करें, तो रेन इज गुड बट एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड. सो इन इंडिया वी एक्सपेक्टेड एवरी समर, समर खत्म होते होते बारिश शुरू हो जाती है ऑलमोस्ट जून के फर्स्ट वीक में. इट ओरिजिनेट्स इन द ओशन, इंडियन ओशन, और नीचे सदर्न ओशन से हवाएं आ रही हैं, इंडियन ओशन को कवर करते हुए इंडिया मेनलैंड पे एंटर कर रही हैं. नाउ विदाउट सच रेन्स आवर एग्रीकल्चर एंड ऑल लाइफ विल सफर. फ्रेश वाटर का सोर्स है भाई बारिश. अब बारिश नहीं आएगी तो पानी की कमी तो हो ही जाएगी, पहाड़ों में पर्टिकुलरली, क्योंकि वहां पे तो वैसे ही स्नोफॉल होती है. क्यों? क्योंकि वहां पे हायर ऑल्टीट्यूड से, ज्यादा हाइट की वजह से क्या है, गर्मी कम होती है वहां पे. फिर क्या है, जो वाटर में जो लिक्विड फॉर्म में जो प्रेसिपिटेशन होता है वो सॉलिड फॉर्म में हो जाता है, स्नो गिरती है वहां पे, बारिश नहीं होती है, पानी की फॉर्म में प्रेसिपिटेशन नहीं अकर करता. So this is the information related to the monsoon rain and a good information related to cloud formation. But ये disaster नहीं है. अच्छा, हमारा diagram तो रह ही गया. So this is the image showing the cloud formation. धूप स्माइल कर रही है बट है बहुत तीखी. इसकी वजह से क्या हो रहा है, गर्मी. It is emitting heat on the surface of the earth, due to which the water is getting evaporated, clouds are being formed, they are transported to land and it rains over there. That helps in the vegetation growth. That is. अब authentically हम ocean disaster की बात करें तो it also gives rise to storms. तूफान भी आते हैं oceanic bodies में. अब तूफान क्यों आते हैं भाई, क्लाउड फॉर्म हो रहे हैं. क्लाउड फॉर्म हो रहे हैं तो ऐसा थोड़ी है कि वो ओशंस में बिल्कुल भी बारिश नहीं करेंगे, तो वहां पे कभी कभी तूफान भी आ जाते हैं ओशंस में. लाइकवाइज ऐसे स्टॉर्म्स का नाम कंसिडर किया गया है साइक्लोन्स. So there are various names given to the storms occurring in the oceans in various parts of the world. Cyclones, typhoons, twisters, so there are. Now it causes widespread damage. अब तूफान है, पानी में तूफान आ रहा है and the waves are reflected towards the land mass. कॉन्टिनेंट की तरफ, लैंड मास की तरफ ऊंची ऊंची लहरें आती हैं. उन लहरों में एक सबसे डिजास्टर्स लहर भी होती है, वेव. What is the name of that? Tsunami. You are getting it right. Huge waves. Nowadays, 6th class student is not that unaware of the fact of tsunami. Tsunami कहते हैं बड़ी waves को जो disastrous होती हैं as they move towards the continent. अब continent पे गई हैं तो वहां पे क्या करेंगे, ऐसी तबाही लाएंगे. So the ships are deflected, क्योंकि पानी कहाँ जा रहा है, continent की तरफ जा रहा है, तो उसमें जितनी भी sailing ships होती हैं वो भी पानी के साथ बहकर चली जाती हैं. तो कोस्टल एरिया जो है वहां पे ऐसा डैमेज अकर होता है ड्यू टू द सुनामीज. दीज आर डिजास्टर्स वेव्स ना, एंड जनरली स्टॉर्म्स डू कैन दे कैन अफेक्ट द कोस्टल एरियाज. इसी तरीके से स्टॉर्म्स भी, जो तूफान है, समुद्री तूफान है, वो भी तबाही ला सकते हैं. थोड़ा सा पढ़ते हैं सुनामी के बारे में. सो व्हाट इज सुनामी? अ नेचुरल डिजास्टर. Naturally the tsunamis or these huge waves occur. Naturally हैं बट नेचर ने भी कुछ सोच के या कुछ रीजन की वजह से ही सुनामी अकर करती हैं. तो रीजंस जनरली हैं वो दो हैं. हम डिटेल में नहीं जाएंगे बट आई होप यू हैव ऑलरेडी हर्ड द नेम्स ऑफ दीज टू टर्म. वन इज द वॉल्केनिक eruption, अदर इज earthquake. As similar to the continent, earthquake and volcanic eruption takes place on the earth's surface. They do occur or they do take place inside the water bodies also. आपके लिए हैरानी की बात है but it is a fact. As there are plants and animals in the water body, so there can be such kind of things in water bodies that takes place. तो पानी के अंदर जब volcanic eruption होता है, ज्वालामुखी ब्लास्ट करता है, earthquake आता है पानी के अंदर. पानी का भी तो भाई बॉटम है, सरफेस है, वो किस चीज से बना हुआ है, वो भी पत्थरों से बना हुआ है. कॉन्टिनेंट्स पे भी पत्थर है, तो जब सिमिलरिटी सेम है तो फीचर्स कैन बी सेम. सो जब भी पानी के अंदर ऐसा वॉल्केनिक eruption होता है या स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक अकर होता है, सो दैट जनरेट्स, क्योंकि उसकी वजह से क्या होता है, अर्थक्वेक की वजह से, ब्लास्ट की वजह से शेकनिंग ऑफ वाटर टेक्स प्लेस. पानी बहुत ज्यादा हिलता है, बहुत ज्यादा हिलने की वजह से स्ट्रॉन्ग वेव्स जनरेट होती हैं. वो स्ट्रॉन्ग वेव्स स्ट्रॉन्ग विंड के साथ बहकर हमारे लैंड मास पर आती हैं एंड वो क्या करती हैं, तबाही मचाती हैं, तोड़फोड़, एवरीथिंग.
So it can travel thousands of kilometers and submerge coastal areas. लहर इतनी ज्यादा होती है कि coastal region कौन सा होता है? Where land and water body meets, जैसे कि बीच साइड हम कंसिडर करते हैं. इंडिया के हमारे कोस्टल रीजन की बात करें तो हमारे स्टेट्स लाइक महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, ये सारे वाटर बॉडी के साथ कनेक्ट होते हैं. तो ये रीजन्स जो हैं डूब सकते हैं एग्जैक्टली जो वाटर बॉडी पे लाई करते हैं. सो दैट इज इट्स सबमर्ज कोस्टल एरियाज. एंड वी हैव अ गुड एग्जांपल ऑफ दैट. गुड नॉट इन द टर्म्स ऑफ कि बहुत अच्छी बात है, गुड एग्जांपल की हम इसलिए बात कर रहे हैं बिकॉज India has actually had experienced such kind of huge tsunami waves in year 2004. So on 26 December 2004, a powerful tsunami struck India along with 13 other countries. क्योंकि ये Indian Ocean में experience की गई थी tsunami waves. So Indian Ocean के साथ connected 13 other nations में इस सुनामी वेव ने हिट किया था ऑन 26 दिसंबर 2004, जिसकी बहुत ही डिजास्ट्रस इफेक्ट हुए थे. कोस्टल रीजन्स पानी में सबमर्ज हो गए थे, पानी में डूब गए थे. अभी तक डूबे हुए नहीं हैं बिकॉज वेन एवर वाटर लेवल रिसीड्स, पानी पीछे आ जाता है ओशनिक बॉडी में वापस से, बट जगह पे क्या रह जाता है? टूटे हुए घर, शिपरेक्स कैन बी देयर. एंड पर्टिकुलरली विच रीजन्स वर डिस्ट्रॉयड इन दिस सुनामी? तमिलनाडु एंड केरला, जो हमारा इंडिया का बिल्कुल ये वाला हिस्सा है, ये बहुत बुरी तरीके से बर्बाद हो गया था. केरला लाइज ओवर हियर एंड तमिलनाडु ओवर हियर. सच डिजास्टर्स इवेंट्स और इंसिडेंट्स आर हैंडल्ड. अब जिन देशों में सुनामीज, अर्थक्वेक्स, वॉल्केनिक इरप्शंस, they do frequently occur or they do frequently takes place. At such places, the disaster management team works day and night, 24/7 and 12 months a year. कहने का मतलब ऐसी जगह जहां पे अर्थक्वेक्स, कोई भी नेचुरल डिजास्टर फ्रीक्वेंटली अकर करता है, लगातार आते रहते हैं, लगातार ऐसा नहीं, वन आफ्टर वन, विद इन द शॉर्ट ब्रेक. तो ऐसी जगह पर डिजास्टर मैनेजमेंट जो टीम है वो काम करती है. उनका काम क्या होता है? टू प्रोवाइड शेल्टर टू द नीडी पीपल, टू प्रोवाइड फूड, प्योर वाटर. उनका हेल्थ कंडीशंस का ध्यान रखा जाता है जब भी ऐसा कोई इंसिडेंट अकर होता है. इंडिया में भी ऐसी टीम है एज इन एवरी अदर नेशन जहां पे चीजें एक्सपीरियंस होती हैं. तो इंडिया में नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी डू वर्क फॉर सच थिंग्स और व्हेनेवर सच इंसिडेंट टेक प्लेस. तो केरला, तमिलनाडु में जो डिजास्टर हुआ था ड्यू टू दिस सुनामी दैट हैड अकर्ड और दैट हैड स्ट्राइक द कोस्टल एरियाज ऑफ केरला एंड तमिलनाडु, तो वहां पे डिजास्टर मैनेजमेंट ऑफ इंडिया ने सारा कुछ देखा था. एज इन जो एरियाज अफेक्ट हुए थे, पानी के भरे हुए इलाके थे, वहां से लोगों को साफ और पानी के बगैर सूखे एरिया में लेके जाना, बोट्स के थ्रू निकाला उनको. घरों में कुछ लोग फंस गए होंगे. सो देयर आर वेरियस कंसर्न जो हम डिस्कस कर सकते हैं. तो आज की क्लास में हमने क्या डिस्कस किया? पर्टिकुलरली अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशंस, टाइप्स ऑफ ओशंस. फिर हमने बात की ओशन से रिलेटेड मरीन लाइफ की. फिर हमने बात की डिजास्टर्स रिलेटेड टू ओशंस दैट कैन टेक प्लेस. सो एज अ लर्निंग आउटकम ऑफ टुडेज क्लास हमने क्या सीखा? हमने सीखा डिस्ट्रीब्यूशन एंड अदर फीचर्स ऑफ द ओशंस. अब बारी है हमारे एक क्विक रिवीजन की. अब हम सारा चैप्टर एक साथ कैसे रिवाइज कर सकते हैं? इट विल टेक लॉन्ग ना, बट हम जल्दी से करेंगे इन द टर्म्स ऑफ 2 क्वेश्चंस ओनली. तो हमारे पास 2 क्वेश्चंस हैं, हम डिस्कस करते हैं, फिर आज की क्लास खत्म. सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज ओशनिक वाटर इज. ओशंस का जो पानी है वो कैसा होता है? मीठा, फ्रेश होता है, सॉल्टी होता है, प्योर होता है? मीठा नहीं होता, स्वीट भी नहीं होता क्योंकि उसमें कौन सा चीनी घुली हुई है. प्योर नो, बिल्कुल नहीं, इम्प्योरिटीज होती है. तो सॉल्टी होता है क्योंकि हमने पढ़ा भी है सॉल्ट होने के बहुत सारे रीजंस हैं. एक रीजन हमने डिस्कस भी किया था, एवेपोरेशन. सेकंड क्वेश्चन है हमारा, विच इज द लार्जेस्ट ओशन ऑन द अर्थ? तो आर्कटिक तो हो गया सबसे छोटा, ये थर्ड या सेकंड नंबर पे. तो सबसे बड़ा कौन सा है? पैसिफिक ओशन. So largest ocean present on the Earth's surface is Pacific Ocean. That's all for today's class. तो मेरे पैरेलल जो लेफ्ट साइड में नोट्स चलते हैं, मतलब आपके राइट साइड में जो राइटिंग पार्ट इज देयर, यू कैन नोट इट डाउन. इट कैन हेल्प यू फॉर द रिविजन पार्ट ऑफ द चैप्टर. एग्जाम से पहले आप इसको रिकॉल कर लें. इट विल बी द क्विक समरी एंड वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट
to include each and everything that is given in your textbook. Okay, so take care. In the next class, we will continue this chapter and we'll start the second topic of this chapter, that will be distribution of continents and usse related kuch important information. So see you